हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो है आपका वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 26 तक सॉल्व कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 26। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। करंट लायबिलिटी मीन्स, करंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? करंट लायबिलिटी ऑप्शन वाइज देखते हैं क्या कहता है आपका। ए है विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। बी कहता है आपका विच आर पेबल विद इन 60 months, which are payable within 60 months। सी कहता है आपका which are less than 50,000, which are less than rupees 50,000। और डी कहता है आपका विच आर पेबल इमीडिएटली, पेबल इमीडिएटली, है ना। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं और करंट एसेट किसे कहते हैं? करंट एसेट जो एक साल के अंदर विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है, और एक साल के अंदर जो आप लायबिलिटी को चुकाते हो या चुकाना है उसे आप करंट लायबिलिटी कहते हो। तो आपका जो है ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन होगा विच आर पेबल विद इन 12 मंथ, यानी 12 मंथ मतलब एक साल के अंदर आप जिसको विद इन 12 मंथ मतलब एक साल के भीतर भीतर जब जो लायबिलिटी जिसको पे किया जाना है उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, है ना। जैसे आपका हो गया क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब कुछ आपका करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल है, जिसको आपको एक साल के अंदर यानी विद इन 12 मंथ पे करना है। ऑप्शन बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है आपका। चलिए 27 के बाद 28, क्वेश्चन नंबर 28। ₹2000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, इट इज इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, बोथ है ना। रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस प्रेमिसेस के लिए, पेड रेंट ₹2000, है ना, पेड एज रेंट, रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस प्रेमिसेस के लिए, मतलब ऑफिस जो आप चला रहे हो तो वो रेंट पर दिया गया है और बदले में लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना होगा। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, क्या है? इवेंट बी, ट्रांजैक्शन सी, बोथ, और डी नन ऑफ दिस। पहले ही बता चुके हैं, नन ऑफ दिस। तो ये होगा आपका ट्रांजैक्शन। रेंट पे कर रहे हैं तो ये आपका ट्रांजैक्शन है, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं ये आपका ट्रांजैक्शन है। इवेंट क्या है? तो इवेंट आपका ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जो परिणाम होता है, उसे हम इवेंट कहते हैं, जिसके लिए आपने कुछ किया नहीं हो बल्कि वो ट्रांजैक्शन से निकल करके आया हो। जैसे आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ क्या होता है? ट्रांजैक्शन का परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस होता है आपका, तो उसे इवेंट कहते हैं। लेकिन रेंट पे करना, अपने ऑफिस के तौर पे बिजनेस चला रहे हैं आप, तो बिजनेस का ऑफिस भी होगा, और ऑफिस के तौर पे आप जो है वो जगह जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और आप उसके बदले में क्या पेड कर रहे हैं?
रेंट पे कर रहे हैं। तो बताइए कि रेंट पे करना क्या है, एक ट्रांजैक्शन है और उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस है नहीं, आपने जगह का इस्तेमाल किया, बदले में रेंट दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, ये बात तो रेंट पे करना पहले भी समझा चुके हैं कि रेंट जब भी आप पे करते हो तो ये आपका एक ट्रांजैक्शन है। चलिए 28 के बाद 29 क्या कहता है। At the end of the financial year, after sale of goods worth rupees 2 lakh, there was a closing stock of 10,000. This is, ये क्या है आपका, इवेंट है या ट्रांजेक्शन है या क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख का आपने सामान बेच दिया है। फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो सकता है आपका, जैसे जो आपका अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2023-24, है ना। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो अभी आपका मई चल रहा है, यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर है आपका, 2023-24, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका करंट ईयर है ना। और साल के अंत में यानी 31 मार्च 2024 आपने 2 लाख का सामान बेच दिया और 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बचा रह गया। क्लोजिंग स्टॉक वो बचा रह गया, कितने का है, 10,000 का। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स जो है आपका वो बचा रह गया अभी साल के अंत में 10,000 का। तो देखिए साल भर आपने क्या किया, साल भर, इस साल भर आपने, जो कि कंप्लीट 12 मंथ का होता है ना, 12 मंथ का, साल भर आपने क्या किया, साल भर आपने बिजनेस में सामान परचेज किया और सामान सेल किया, यही तो कर रहे हैं ना। तो सामान परचेज किया, सामान सेल किया, आप सामान परचेज कर रहे हैं बिजनेस में और सामान सेल कर रहे हैं बिजनेस से। इसके बीच में आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया 10,000 का। आप सामान सिर्फ परचेस किया, सामान बेचे हैं, ये दोनों चीज़ ट्रांजैक्शन आपका, खरीदना भी और बेचना भी। लेकिन साल के अंत में 10,000 का सामान बचा रह गया, क्या इसके लिए आपने कुछ किया क्या, नहीं। ये परचेस और सेल का यानी ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है कि 10,000 का सामान बचा रह गया। तो ये भी तो 10,000 का सामान है, अब इससे क्या कहें हम, क्या ये ट्रांजैक्शन है, नहीं, ट्रांजैक्शन तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो ट्रांजैक्शन किया, परचेस किया, सेल किया, लेकिन ये ऑटोमेटिक बचा रह गया, यानी ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस है, तो ये इवेंट होगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक क्या आपका, इवेंट है। तो चलिए ऑप्शन वाइज हम देख लेते हैं, आप देखना नहीं है, आपका इवेंट ही है, लेकिन लिखता है क्या, एन इवेंट बी ट्रांजैक्शंस, सी बोथ और डी नॉन ऑफ दिस। एन इवेंट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 30। करंट एसेट मीन्स, करंट एसेट का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स मीन्स ए which are converted into cash or consumed within a short period within 12 month, है ना। क्या कहता है, which are converted into cash or consumed within a short period oblique within 12 months
बी कहता है ऑल एसेट्स विच आर लेस देन 50,000। all assets other than trade debtors। ट्रेड डेटर्स ना, सी। और डी कहता है आपका ओनली कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो करंट एसेट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आपका दिख रहा है, विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश और कंज्यूम्ड विद इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में कितना? तो विद इन 12 मंथ, यानी वो एसेट जिसको या तो एक साल के अंदर कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो आपका करंट एसेट कहलाता है। ऑल एसेट लेस देन 50,000 ऐसा कुछ नहीं है कि सारा एसेट जो 50,000 से कम का है वो आपका करंट एसेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है आपका, ये ऑप्शन गलत है। सी कहता है ऑल एसेट्स अदर देन ट्रेड डेटर, यानी जो डेटर है बिजनेस का वो क्या है? करंट एसेट तो है, लेकिन कहता है ऑल एसेट अदर देन, यानी डेटर को छोड़ करके जितना भी एसेट है वो करंट एसेट है, गलत है। ओनली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कहता है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ही सिर्फ करंट एसेट है, तो ये भी गलत है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों आपका करंट एसेट है, लेकिन कहता है कि सिर्फ यही करंट एसेट है, तो ऐसा गलत है। इसके अलावा डेटर भी आपका करंट एसेट है, स्टॉक भी आपका करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आपका करंट एसेट है। उसके साथ साथ कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, लेकिन सिर्फ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का, 30 के बाद 31। थर्टी वन कहता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मीन्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए डिबेंचर्स, बी बिल्स पेबल, ऑप्शन सी क्रेडिटर्स, ऑप्शन डी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए पहले करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं क्या है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज आपका होगा ऑप्शन ए डिबेंचर जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सारे ऑप्शन के बारे में। देखिए सोल प्रोप्राइटर के केस में और पार्टनरशिप के केस में डिबेंचर नहीं होता है ना। डिबेंचर आपका कंपनी के केस में आता है। कंपनी जो है वो दो तरीके से अपने फंड को रेज करती है। सबसे छोटा बिजनेस क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे बड़ा बिजनेस अगर की बात करें तो क्या? पार्टनरशिप।
और सबसे बड़ा बिजनेस की बात करें तो क्या, आपका कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा आपका बिजनेस होता है। चलिए, अब ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस तो जब इसका चैप्टर वाइज आएंगे तो बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो देखिए, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में और सोल प्रोप्राइटर के केस में, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, इसमें अगर बात करें तो ऑनर अपने पॉकेट से पैसा लगाता है और बिजनेस जो है स्टार्ट करता है। पॉकेट से पैसा लगाएगा, किसी थर्ड पार्टी से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा, अपना ज़मीन बेचेगा, अपना ज़मीन है अगर बेच के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के पास, तो कंपनी का अपना कोई फंड नहीं होता। अगर इसको कंपनी को अगर चलाना है तो कंपनी दो टाइप से अपना फंड का अरेंजमेंट करती है। देखिए, दोनों, सब बिजनेस फंड का अरेंजमेंट कर रहा है, पैसा नहीं है तो काम कैसे होगा। तो सोल प्रोप्राइटर अपने पॉकेट से पैसा लगाएगा जो सिंगल ऑनर है। पार्टनरशिप की बात करें, 2 से लेकर 50 पार्टनर तक हो सकता है, ए और बी दोनों पार्टनर है मान लो, तो ये भी अपने पॉकेट से पैसा लगाएगा, लोन लेगा, ज़मीन बेचेगा, जो करना है अपने पॉकेट से पैसा लगाएगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास अपना कोई फंड नहीं होता है। ये भी फंड का रिक्वायरमेंट तो सब बिजनेस को है, लेकिन ये जो है पब्लिक से पैसा उठाती है। हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक से पैसा उठाती है। अब पब्लिक से पैसा कैसे उठाती है, तो कंपनी दो चीज़ इशू करती है। एक कंपनी इशू करती है शेयर, है ना, शेयर का मतलब अपना हिस्सा देती है, कंपनी अपना हिस्सा देती है, शेयर देती है। दो टाइप का शेयर होता है आपका, एक होता है आपका इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, है ना, पूरा लिख देते हैं। चलिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, कंपनी जो है, एक आपका कंपनी का जो है शेयर इशू करती है फंड को रेज करने के लिए। कंपनी, हर कंपनी के पास इक्विटी शेयर तो होता है, लेकिन मुट्ठी भर कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर जो है इशू करती है। इस शेयर को पब्लिक खरीदता है तो ये कहलाता है शेयर होल्डर्स। जैसे मान लो कि किसी ने, ए नाम के बंदे ने इक्विटी शेयर खरीदा, तो ये कहलाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। और किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो वो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है। तो मान लो कि एक कंपनी जो कि जिसका एक शेयर का दाम, है ना, 10 रुपया है, तो अगर इसने एक शेयर खरीदा तो कंपनी को कितना दिया, 10 रुपये दिया, है ना। इसी तरीके से कंपनी मान लो 1000 शेयर इशू की, तो 10 रुपया इंटू 1000 शेयर, तो कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो बताइए कंपनी जो है अपने फंड का रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है कि नहीं। 1000 शेयर इशू किया और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो कंपनी के पास कितना आया, 10,000, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक शेयर का दाम अगर 100 रुपये है, तो कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 1000 शेयर इशू करेगी तो 1,00,000 रुपये। तो इस तरह से फंड का रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है, बस हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर में टोटली मार्केट पर डिपेंड करता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब इसको डिविडेंड, ये अगर शेयर खरीदा है तो बदले में शेयर होल्डर को क्या मिलता है, ये शेयर होल्डर है इसको डिविडेंड मिलेगा, है ना। डिविडेंड का मतलब लाभांश यानी प्रॉफिट का हिस्सा। जब प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तो बदले में अपने शेयर होल्डर को उसका हिस्सा देगी, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। खैर, दूसरे तरीके से फंड रेज कर सकती है कंपनी डिबेंचर इशू करके। अभी बस उतना ही बात आपको समझाएंगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। डिबेंचर इशू करती है मतलब कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, और डिबेंचर के पीछे हमेशा एक परसेंटेज फिक्स होगा, और इसके पीछे प्रेफरेंस शेयर के पीछे भी एक परसेंटेज फिक्स होगा। ये परसेंटेज मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर है, तो मतलब जो डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो आपका 6% से मिलेगा, वो बिल्कुल फिक्स होता है। अगर हम डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर में भी मान लो कि आपका 8% डिबेंचर है, यानी ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बी नाम का बंदा है ना, इसने कंपनी डिबेंचर इशू की, एक सर्टिफिकेट इशू की, ठीक है, जस्ट लाइक शेयर। एक डिबेंचर का दाम 10 रुपये था, कंपनी ने ऐसा 1000 डिबेंचर इशू किया, ठीक है, 1000 डिबेंचर इशू किया, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आएगा ना कंपनी के पास,
और डिबेंचर क्या होता है, तो कंपनी एक तरह से लोन ली है। किससे लोन ली है, तो पब्लिक से। ये पब्लिक है, इसने कंपनी को लोन दिया है। तो मान लो कि ये जो बंदा है ना, ये 10 रुपये का 1000 डिबेंचर परचेज किया है, तो कंपनी को कितना दिया, 10,000 रुपये। तो कंपनी अपना फंड का रिक्वायरमेंट पूरा की, एक शेयर इशू करके और दूसरा डिबेंचर इशू करके, मतलब लोन लेकर के। क्लियर है। ये जो लोन लिया है ना कंपनी ने, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, यानी कंपनी 5 साल 7 साल 10 साल इस तरीके से जो है इतने लंबे समय के लिए लोन लेती है। बदले में ये बंदा क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम, इसने डिबेंचर को होल्ड किया है, खरीदा है, तो इसे हम कहते हैं डिबेंचर, आगे लिख देते हैं होल्डर। ये क्या है, डिबेंचर होल्डर। इसने खरीदा शेयर तो शेयर होल्डर, इसने खरीदा डिबेंचर तो डिबेंचर होल्डर। ये कंपनी का बन गया मालिक, क्योंकि इसने कंपनी का शेयर परचेस किया है, हिस्सा परचेस किया, तो ये बना कंपनी का मालिक। और ये बन गया जो डिबेंचर होल्डर है, इसने कंपनी को क्या दिया है, तो कंपनी को उसने लोन दिया है, तो ये बन गया आपका क्रेडिटर, है ना। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर हो गया, क्योंकि कंपनी को इसने क्या दिया है, पैसा उधार दिया है, तो बदले में वापस भी लेगा, तो वो बन गया कंपनी का क्रेडिटर। चलो, इतना बात बस इसलिए समझाएं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसे कहते हैं, तो वो आपका डिबेंचर हो गया। थोड़ा सा समझोगे तब ना, डिबेंचर में आंख बंद करके टिक मार दोगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बात समझ भी लो। ये हो गया आपका डिबेंचर। दूसरा बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है ना। क्या कहता है, देखिए ये बिजनेस है आपका, और ये एक बंदा है जो क्या किया, कंपनी को उधार में, कंपनी या बिजनेस को क्या किया, उधार में सामान बेचा। तो कंपनी ने परचेस किया, कैसे परचेस किया, क्रेडिट परचेस, मान लो 10,000 का, सब में 10,000, हाँ मान लेते हैं। तो नियर फ्यूचर में आपको बिजनेस को इसको चुकाना पड़ेगा पैसा, नियर फ्यूचर में। तो ये क्या कहलाएगा, कंपनी का लेनदार यानी क्रेडिटर। अब यहाँ पर बात करें कि ये हो गया आपका क्रेडिटर। इसी बात को एक लीगल डॉक्यूमेंट में यानी एक पीस ऑफ पेपर पे लिखवा लिया गया, तो पीस ऑफ पेपर पे लिखवा लिया गया। तो कंपनी को यानी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बिल का पैसा, जो कि अब 10,000 जो है इस बिल पे लिख दिया गया, तो बिल का पैसा किसको चुकाना होगा, सामने वाले बंदे को चुकाना होगा। तो ये आपका चाहे क्रेडिटर बोले चाहे बिल्स पेबल बोले, दोनों आपका लगभग सेम ही है। आपका इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल, है ना, ट्रेड पेबल। बिल का पैसा भी चुकाना है, किसको देना है, क्रेडिटर को। और क्रेडिटर जो है यहाँ पर, या तो क्रेडिटर आपका सीधा है यहाँ पे कि उधार में सामान खरीदा है, क्रेडिटर है, इसी बात को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा लिया लीगल डॉक्यूमेंट पे, तो ये बिल्स पेबल बन गया। तो दोनों आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये दोनों करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। हम बोले ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल में आपका बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों आता है। तो ये आपका ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का ट्रेड पेबल है, तो बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। तो आउटस्टैंडिंग मतलब वो एक्सपेंसेस जो भी बकाया है, देना बाकी है, तो ये भी आपका शॉर्ट टर्म का होता है, इसे भी हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल्स इसको भी समझा ही देते हैं। देखिए क्या है करंट लायबिलिटी, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, वेजेस देती है अपने वर्कर को। तो बिजनेस जो है, मान लो कि एक वर्कर है या एक एम्प्लॉय है जिसका पर मंथ का सैलरी 1,000 है, तो बताइए 12 मंथ में टोटल सैलरी कितना होगा, 12,000 रुपये, ठीक है। लेकिन बिजनेस ने इसको दिया कितना, 11,000 रुपये। तो 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग ओ ऑब्लिक एस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग को ओ ऑब्लिक एस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कितना होगा। तो बताइए देना था कितना, 12,000, दिया कितना, 11,000। तो 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है ना, बिजनेस का टोटल एक्सपेंस कितना है, 12,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है ना। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, ये 1,000 रुपये, ये क्या है, करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि आपको बिजनेस को नियर फ्यूचर में इसको चुका देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट, ये करंट, ये करंट, तो ये लॉन्ग टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32।
इज गिवन टू बिजनेसमैन व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इज गिवन टू businessman when clear his payment when clear his payment before certain period। ऑप्शन ए कैश डिस्काउंट, ऑप्शन बी बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल को जो है ना हम बीपी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको बिल्स पेबल लिखते हैं। बिल्स पेबल को शॉर्ट में बीपी लिखते हैं, B/P, बिल्स पेबल इसका मतलब होता है। सी ट्रेड डिस्काउंट, और डी है आपका नन ऑफ दिस। गिवन टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को दिया जाता है व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन डेट। देखिए हमने आपको लास्ट में बताया था कि ये आपका है होलसेलर और ये है आपका रिटेलर। ये रिटेलर है और ये होलसेलर है ना। ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये होलसेल बिजनेस कर रहा है, ये रिटेल बिजनेस कर रहा है। ये इसके पास जा कर के बल्क में सामान खरीदा, रिटेलर अपने दुकान के लिए। तो होलसेलर बोला कि अगर सर्टेन डेट के पहले तुम हमको पेमेंट कर दोगे विदिन अ वीक, जैसा ये कंडीशन रखेगा उस हिसाब से। अगर ये बोलेगा कि एक सप्ताह के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम तुमको कैश डिस्काउंट देंगे। किसको? होलसेलर बोला रिटेलर को कि एक सप्ताह के अंदर अगर पेमेंट कर दोगे तो हम तुमको कैश डिस्काउंट देंगे। तो बोला ठीक है, अगर एक सप्ताह के अंदर करता है, एक सर्टेन पीरियड के पहले कर देता है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पर। मान लो कि रिटेलर ने 1 लाख का सामान परचेस किया, रिटेलर ने 1 लाख का सामान होलसेलर से परचेस किया, तो 1 लाख चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो 10% का था मान लेते हैं, तो 10,000 ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो बताइए रिटेलर को होलसेलर को कितना चुकाना होगा? 90,000। अब होलसेलर एक कंडीशन रखा रिटेलर के सामने कि देखिए कैश ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों कंडीशन मिला और इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री भी पास नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के लिए, क्योंकि सामान बल्क में खरीद के ले जाए, इसलिए होलसेलर ने रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का दिया। ठीक है, 90,000 पे बोला कि होलसेलर ने रिटेलर को कि तुमको रिटेलर जो है 90,000 पेमेंट करना था होलसेलर को। होलसेलर बोला कि अगर एक सर्टेन पीरियड के पहले, जैसे इसने कंडीशन रखा कि विद इन अ वीक अगर तुम पेमेंट कर दोगे 7 दिन के अंदर, तो तुमको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट। कितना देंगे? मान लेते हैं कि 10%। तो अगर एक सर्टेन पीरियड के पहले यानी 7 दिन के पहले अगर ये पेमेंट कर देता है 90,000, तो कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10%, यानी 9,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना पेमेंट करना होगा रिटेलर को, होलसेलर को? 81,000 रुपीज़ ये पेमेंट करना होगा। अगर नहीं करता है तो 7 दिन के बाद करता है तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा और टोटल 90,000 रिटेलर होलसेलर को पे करना पड़ेगा। तो कहता है कि इज गिवन टू बिजनेसमैन व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड, अगर 7 दिन के अंदर करता है तो मिल जाएगा माइनस CD ट्रेड डिस्काउंट 10%, 9,000 का, तो 81,000 पे करना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कैश डिस्काउंट। सर्टेन पीरियड के पहले अगर पेमेंट करते हैं तो कैश डिस्काउंट मिलता है। ये भी गलत है, बिल्स पेबल ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा मिलता है आपका कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज पे, और नॉन ऑफ दिस में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन आपका।
चलो, तो क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने किया आज। इसके बाद 33 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।